मॉर्निंग। आज करंट अफेयर पढ़ेंगे, वो भी 4 अगस्त का। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा ही दें, और कर भी सकते हैं आप, कर दीजिए जल्दी। तो फिर अपन स्टार्ट करेंगे, रेगुलेटरी बॉडी करेंगे सबसे पहले, ठीक है। ओके, अपन पहली न्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं जो है सेबी से रिलेटेड। तो सेबी ने स्ट्रेंथन किया है ESG नॉर्म्स, मैंडेट सेफगार्ड्स अगेंस्ट पर्पस वॉशिंग इन ग्रीन डेब्ट सिक्योरिटी। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, ये अपन सब जानते हैं क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले जो ESG है उसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। E फॉर इन्वायरमेंटल, S फॉर सोशल और G फॉर गवर्नेंस। ये फ्रेमवर्क जो है वो स्ट्रेंथन किया है। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एक सेफ गार्ड किसके अगेंस्ट, पर्पस वॉशिंग इन ESG डेब्ट सिक्योरिटी के बारे में। अब ये पर्पस वॉशिंग क्या है, क्या होता है कि अगर नॉर्मल भाषा में बात करें तो पर्पस वॉशिंग होता है कि अपन ने इन्वायरमेंट के नाम पे लोन ले लिया, ठीक है, कि भाई अब हम इन्वायरमेंट के लिए कुछ करेंगे इस टाइप से, ठीक है। और अपन इन्वायरमेंट में पैसे खर्च ना करने की जगह कहीं और पैसे लगा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं पर्पस वॉशिंग। मतलब पर्पस कुछ और था, उसको धो दिया, उसकी जगह कुछ और यूज कर रहे हैं। तो उस पर थोड़ा सा टाइट किया है सेबी ने रेगुलेशंस को और रूल्स को, ठीक है। वैसे प्रोविज़न क्या किया है कि अब पूरे जो भी फंड्स यहाँ से निकलेंगे वो ट्रैक करना पड़ेगा, अब उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा फंड को, यूज़ का सब ESG का ऑब्जेक्टिव से लेकर हर एक चीज़ का देना पड़ेगा, एक रिपोर्ट देनी पड़ेगी जिसका नाम है BRSR, ठीक है। तो BRSR का फुल फॉर्म है बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। तो क्या है, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, जिसमें क्या होगा कि 1000 जो लिस्टेड कंपनीज हैं टॉप में है जो बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो दो फाइनेंशियल ईयर 23 से है ना, उन सब की पूरी रिकॉर्ड होना चाहिए भाई। अब BRSR फ्रेमवर्क क्या है, तो ये पूरा 9 प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो NGRBC करके है, ठीक है। जैसे नेशनल गाइडलाइंस जो होंगी वो रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट होगा, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज एक्ट एज द फर्स्ट लेवल रेगुलेटर फॉर मॉनिटरिंग डिस्क्लोजर, ठीक है। तो मतलब पूरा लेवल पे रेगुलेट करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, हर चीज़ को एक्शन करेंगे। वायलेशन में कुछ भी गलत होगा तो एक्शन लेगा कौन, सेबी। ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड रहेंगी पूरा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इनमें चेंज हुई हैं और बहुत ही नुकसान भी होता है जब अगर कोई और यूज़ करे, ठीक है। अब इसमें NGRBC के बारे में बात करें तो इसमें 9 प्रिंसिपल दिए गए हैं, ये तो अभी जान ही गए अभी, है ना। और इसमें ERP ये क्या है, ESG रेटिंग प्रोवाइडर है। रेटिंग भी भाई, रेटिंग भी ज़रूरी है कि रेटिंग क्या कैसा रहेगा, ठीक है। तो जो ERP का फुल फॉर्म, ERP क्या है, ESG रेटिंग प्रोवाइडर है जो ESG का रेटिंग करता है, ठीक है। उसके लिए क्या है, जितने भी ERP हैं उनको सेबी से रजिस्ट्रेशन तो कराना ही पड़ेगा, जो भी प्रोवाइडर हैं, ठीक है। इसके बाद जो रजिस्टर्ड विद सेबी हो गए, ठीक है। अभी तक कितने रजिस्टर्ड हैं, 19 रजिस्टर्ड हैं। ये अपने लिए ये भी इम्पोर्टेंट है चीज़ कि 19 है। तो इसमें सीधी सीधी बात है, BRSR बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग कहाँ से, 2022 से 23, मतलब फाइनेंशियल ईयर 23 है, ठीक है। फ्रेमवर्क है और उसमें 9 प्रिंसिपल्स हैं, NGRBC है, ये बिजनेस कंडक्ट करवाती है, और 19 हैं जो ERP जो रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, जो सेबी से हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसकी, ये टर्म्स हमको पूरे याद रखने पड़ेंगे। अब सेबी क्या है, कल ही पढ़ा था अपन ने, ठीक है। तो अब बता सकते हैं कि सेबी क्या है। अब सेबी की बात करें तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है इसका फुल फॉर्म, और ये जो है वो एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है, जिससे सिक्योरिटी से कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है,
ठीक। अगर हम इसकी बात करें इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1988 में हुआ था, वो भी अप्रैल में, वो भी 12 अप्रैल 1988 में हुआ था। लेकिन कैसा हुआ था, नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी के थ्रू हुआ था। लेकिन 1992 मतलब जब एलपीजी आ गया था, एलपीजी मतलब वो लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन जो होता है, वो ग्लोबलाइजेशन जो उसका फुल फॉर्म है, 1991 में। उसके बाद सेबी को 30 जनवरी 1992 को कर दिया था। इसका एक्ट भी 1992। इसका हेड क्वार्टर की बात करें तो सेबी कहाँ पे है, मुंबई में है। ठीक है। रीजनल ऑफिस की बात करें तो दिल्ली में तो हो गई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद में है। और यदि लीडरशिप की बात करते हैं तो अभी वैसे एक चेयरमैन अगर बोलें तो माधवीपुरी बुच करके हैं, जो पहली वुमेन हैं जो सेबी को लीड कर रही हैं। ठीक है। अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें एक चेयरपर्सन तो रहता ही है। ठीक है। सेबी है तो एक चेयरपर्सन तो रहेगा ही। 2 मेंबर रहेंगे जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के रहते हैं। तो एक चेयरमैन, 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री के मेंबर रहेंगे, एक आरबीआई का मेंबर रहेगा, एंड 5 जो हैं वो यूनियन गवर्नमेंट के रहेंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री से 2 ले लिए, यूनियन गवर्नमेंट जो मेन गवर्नमेंट है उससे भी 5 ले लिए, एक आरबीआई से और एक चेयरपर्सन। तो ऐसे मिला के 3, 8, 9 पर्सन हो गए। ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें ज़रूरी है, तो ये थोड़ा थोड़ा ऊपर से अपन ने जान लिया। फिर और भी अपन देखेंगे चीज़ें। अब अपन बात करते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस की। तो इंडिया अचीव्स नियर यूनिवर्सल बैंकिंग कवरेज, मतलब इंडिया ने बहुत मतलब ज़्यादा, मतलब पूरे में इंडिया में बैंक बिछ चुका है भाई। थोड़ा ही बहुत बचा है, बाकी 5 किलोमीटर के अंदर पूरे में बैंक आ गए हैं। तो 99.92% जो है इंडिया ने विलेजेस पहुंचा दिया है। अभी तक कोई भी बैंकिंग और छोटा से छोटा बैंक जो है वो 5 किलोमीटर की रेडियस तक आ गया है। ठीक है। जिसमें 6,01,328 विलेजेस आते हैं, लेकिन उसमें से 6,08,68 कवर्ड हो गए हैं। और ये जो पूरा डाटा है, अब वो जो डाटा आया कहाँ से, तो जन धन दर्शक करके ऐप है एक, तो उसके थ्रू अपन ने पता किया है कि ये पूरा डाटा जो है जन धन दर्शक ऐप से है। अब आरबीआई की जो ब्रांच एक्सपांशन पॉलिसी है उसको भी देख लेते हैं। अब जो बैंक्स हैं, अगर पॉलिसी की बात करें कि बैंक कैसे ओपन, क्या कैसा, तो बैंक जो है ओपन मतलब फ्रीली है कि अब आरबीआई के अप्रूवल नहीं लो और ब्रांच ओपन कर सकते हो। लेकिन मेन रूल तो भी है। फिर भी देखो ये किस किस पे पहले अप्लाई होगा ये पता कर लेते हैं। तो जो कमर्शियल बैंक है वो भी, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, पेमेंट बैंक्स हैं, लोकल एरिया बैंक्स हैं। ठीक है। और जो हो गया रीजनल रूरल बैंक है, आरआरबीज हैं। लेकिन ये है कि इनको कम से कम 25% न्यू ब्रांच जो हैं वो उनको अनबैंक्ड रूरल एरियाज में करना होगा। मतलब तुम्हें नहीं करनी है ओपन बैंक की ब्रांच, कर लो, ठीक है। लेकिन जहाँ जहाँ बैंक नहीं वहाँ पे भी करनी पड़ेगी, तो इससे 100% भी तो हो जाए। ठीक है। अब इसमें क्या है, पीएम जन धन योजना, ये इस योजना के थ्रू ही अपन को पूरा डेटा मिला है। तो ये क्या कैसी है, तो ये कब हुई थी, डेटा एज, ये पूरा डेटा लिया गया है 17 जुलाई 2026। अकाउंट कितने ओपन हुए हैं, 58.77 करोड़। और टोटल डिपॉजिट अगर बात करें तो 3,12,414 करोड़। ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है इसके लिए। और अगर बोलें कि इनिशिएटिव क्या है डिजिटल क्रेडिट के लिए, तो जन समर्थ पोर्टल। ठीक है। जन समर्थ पोर्टल, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर गवर्नमेंट, ये मतलब एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें लोन, सब्सिडीज, स्कीम सब बारे में ये करते हैं। तो अपन ने ये दो, एक सेबी के बारे में और इसके बारे में पता कर लिया। ठीक है। ये कर सकते हैं। और अभी इसमें अगर बात करें कि एक तो हो गया अपना जो अभी अपन ने पढ़ लिया, इसमें इसके बाद नाबार्ड ई-केवाईसी आ जाएगा। ठीक है। तो सिंप्लीफाई कस्टमर की वेरिफिकेशन के लिए होता है। कृषि का प्लेटफॉर्म हो गया। ठीक है। डिजिटल एग्रीकल्चर, देखो कृषि
खेती के लिए। तो ये किसके लिए हो गया, एग्रीकल्चर के लिए हो गया, नाबार्ड वाला कस्टमर वेरिफिकेशन के लिए हो गया, किसान ऋण पोर्टल, ठीक है, जो कब हुआ था 2023 में हुआ था, वो भी सितंबर में, ठीक है। ये भी क्या है, आधार बेस्ड बेनिफिशियरी वेरिफिकेशन है, जिससे बहुत सा फास्टर हो जाती है सेटलमेंट। जैसे MI मिस करके एक वो है स्कीम, मॉडिफाई हो जाता है, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जो है वो KCC की, मतलब KCC मतलब किसान क्रेडिट कार्ड लोन्स के लिए बहुत सेटलमेंट कर देती है, ठीक है। और हम बात करें तो साइबर सिक्योरिटी मेजर भी हैं, IDPIC इंडिया डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉरपोरेशन है, ठीक है, जो शेयर्स करते हैं रियल टाइम फ्रॉड इंटेलिजेंस। अब यूजेस होता है AI का, मशीन लर्निंग, बिग डाटा एनालिटिकल होता है, RBI मास्टर डायरेक्शन ऑन डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल, ये भी होता है। इन्होंने कुछ और चीज़ें की हैं, जैसे म्यूल हंटर को भी यूज़ किया है, ठीक है। तो देखो म्यूल हंटर मतलब AI बेस्ड टूल है, जिससे अपन मनी जो गलत तरीके से आ रही है अकाउंट्स में वो इसमें करेंगे। IDPIC मतलब कि डिजिटल पेमेंट में जो भी वो है इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन बनाया है, जिसके थ्रू जितना भी फ्रॉड इंटेलिजेंस है उसके बारे में पूरा करेंगे। और भी प्रोटेक्शन की है, जैसे I4C करके है सेंटर, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, जो डिजिटल लैंडिंग ऐप्स को मॉनिटर करता है, ठीक है। 9030 हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है कि भाई इसमें कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है। और भी पोर्टल बनाए हैं, जैसे नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, ठीक है, ये भी रिपोर्टिंग साइबर फ्रॉड से रिलेटेड है, ठीक है। फिर RBI एंड बैंक्स ने कंडक्ट किए हैं कुछ और अवेयरनेस, जैसे SMS अलर्ट भी कर दिया, कुछ भी होगा SMS अलर्ट कर दिया। रेडियो कैंपेन भी चालू किया, रेडियो पे भी, ठीक है। बात करके है, मतलब मतलब इलेक्ट्रॉनिक, बात मतलब बैंकिंग अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कर दिए, ठीक है। ये इन लोगों ने किए हैं, ठीक है, तो इनको याद रखना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट खबर पे आते हैं, तो गवर्नमेंट टू ऑफलोड मतलब 6.5% स्टेक इन LIC थ्रू OFS, मतलब जो गवर्नमेंट का शेयर था LIC में, तो उसने कहा कि भाई 6.5% हम बेच रहे हैं LIC में। उसके 96.5% थे, करंट में होल्ड थे, लेकिन उसने बोला नहीं यार मैं इसको बेच देते हैं, ठीक है। तो अब वो भाई बेच रही है, लेकिन किसके थ्रू बेच रही है, ओपन फॉर सेल, ठीक है। तो अपन इसके थ्रू अपन बेच रहे हैं, ठीक है। बेस ऑफर जो है वो 2.5% का है, 2.5%। ग्रीन शू ऑप्शन 4%। देखो बेस ऑफर मतलब नॉर्मल है 2.5% है, अगर मान लो अच्छी कीमत अच्छा जल्दी फटाफट बिक गया तो ग्रीन शू ऑप्शन मतलब एडिशनल, मतलब कि अपन उसको तुरंत ही कर देंगे कि भैया इतना और बेच देंगे 4%। अगर प्राइस की बात करें तो 382 पर शेयर, मतलब 382 रुपये लगेंगे एक शेयर को खरीदने के लिए। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं ऑफर फॉर सेल क्या होता है। तो अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि ऑफर फॉर सेल में कि एक बहुत ही आसान अगर और सेफ़ तरीका है, मतलब बहुत सेफ़ तरीका है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है। जिससे किसी लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, उसके बड़े मालिक जो प्रमोटर या गवर्नमेंट है, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज के जरिए अपने शेयर आम पब्लिक को दूसरे बड़े इन्वेस्टर को बेचते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये क्या है, पहले से रजिस्टर्ड होती है। उन्होंने बोला ये शेयर बेचना है, तो एक स्टॉक एक्सचेंज में गए, उनके बेचा, तो अपने पूरे बेच दिए, ठीक है। जैसे सेबी भी कर रहा है, मतलब सॉरी गवर्नमेंट कर रही, तो ये अपन बात कर सकते हैं। अगर सेल कर दिया तो इसका बचेगा 90%। लेकिन ग्रीन शू ऑप्शन का थोड़ा ध्यान रखना, 2.5% बेस है, अगर ये जल्दी बिक गया तो फिर 4% ग्रीन शू ऑप्शन के थ्रू भी अपन करेंगे। और सेबी ने रिलैक्स्ड भी टाइमलाइन किया है, 10% पब्लिक शेयर होल्डिंग बाय मई, मतलब पब्लिक की कम से कम हो जाएगी 2027 तक, इतना पब्लिक के पास हो जाएगी। और 25% पब्लिक शेयरिंग 2032 की हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें और की टर्म्स तो जो हमने बताई थी, ग्रीन शू ऑप्शन भी बता दिए,
और ऑफर ऑफ शेयर जी मेथड है वो तो बता दिए, ग्रीन शेयर ये भी हो गया, ठीक है। अब इसमें एमपीएस के बाद मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग से भी रूल, मतलब वही कंपनी मेंटेन करने पड़ते हैं, कोई लेवल करना पड़ता है। अब इसमें एक और चीज़ है जैसे एलआईसी क्या है कैसा है, तो एलआईसी तो बहुत पॉपुलर ही है, फिर भी देखते हैं। तो एलआईसी जो है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है, और ये 1956 में फाउंड हुई थी, मतलब 1956 आज़ादी के कुछ सालों बाद, सीधी सी बात 1956 मतलब आज़ादी के कुछ सालों बाद। 1 सितंबर भाई बड़ी दीदी की जन्मदिन के होता है, और 1956 को। हेडक्वार्टर मुंबई, ठीक है। ओनर कौन है? ओनर तो भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, अभी तो 96.5 है, बेच दिया तो फिर 90% होगा, लेकिन ग्रीन शू ऑप्शन के साथ। और अगर सीईओ और एमडी की बात करें तो जो है आर डोरास्वामी हैं, ठीक है। और एमडीज भी हैं जैसे रत्नाकर पटनायक, दिनेश पंत, सतपाल बानू, ठीक है, ये सब हैं। अब इसके अलावा कुछ और भी बात कर लेते हैं। अब भाई देखो अभी बहुत सारे ऑप्शंस चालू किए थे आरबीआई ने कि भाई जो बाहर के लोग हैं उनको थोड़ा लुभाएं और हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो इसमें अगर बात करते हैं तो प्राइवेट बैंक की भी बात करेंगे, लेकिन टॉप तो प्राइवेट बैंक ने ही किया है भाई, प्राइवेट बैंक ने ही टॉप किया है और एक पीएसबी, ठीक है। मतलब एफसीआईएनआरबी जो एक अकाउंट होता है वो, ठीक है, जिसके थ्रू वो एनआरआई इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं एज अ फॉरेन करेंसी, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक में अगर मतलब मोबिलाइज हुआ है, ठीक है, डिपॉजिट किया है, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक में कम किया है और सबसे ज़्यादा किया है प्राइवेट सेक्टर में। ये अगर स्कीम है तो ये अभी चालू की गई थी जून से समथिंग, 5 जून से 30 जुलाई तक का डेटा है पूरा, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ता है, ये क्यों किया जाता है, तो ये जो है अट्रैक्ट करने के लिए होता है, ठीक है। ये अट्रैक्ट करने के लिए बनाया था आरबीआई ने कि अट्रैक्ट हों और यहाँ पे सब लोग पैसे लगाएं, ठीक है, इसलिए ही बनाया गया था। अब नॉन रेसिडेंट के लिए बनाया गया था, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे भाई सबने इन्वेस्ट किया है, तो एक HSBC करके बैंक है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा लगाया गया, फर्स्ट टॉप पे वही है, ठीक है। $6.14 बिलियन लगाया है, ठीक है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी सेकंड नंबर पे, ये गवर्नमेंट ही है वैसे तो पहला HSBC, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और फिर ICICI बैंक, ठीक है। SBI भी बहुत अच्छा है, बस 6.14 बिलियन, 4.12 बिलियन और 3.6 बिलियन। प्राइवेट बैंक जो है वो ये जो है 1 बिलियन से, मतलब सबसे ज़्यादा तो प्राइवेट बैंक में अगर वैसा बात करें तो ओवरऑल ये तो टॉप 3 में है, लेकिन प्राइवेट बैंक में जो क्रॉस किए हैं $1 बिलियन जो पास किए हैं वो है ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ये मेन है। और अगर हम पब्लिक सेक्टर में बात करें तो सिर्फ 2 ही बैंक हैं, जैसे SBI बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। अब ये क्यों ऐसा स्वैप फैसिलिटी टाइप की दी थी उन लोगों ने कि अट्रैक्ट करना था अपन को, तो ठीक है, फॉरेन करेंसी इनफ्लो करने के लिए, बैलेंस पेमेंट बन सके, इंडियन रुपी थोड़ा सपोर्ट हो, फॉरेक्स रिजर्व थोड़ा सा इंक्रीज़ हो, इम्प्रूव हो अपनी बैंकिंग सिस्टम। ये अब ये तो कुछ थोड़ा सा अपन बैंकों के बारे में जान लेते हैं। तो ICICI जो है वो बिग बैंक में आती है, सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ठीक है, जो 1994 में बनी थी, मतलब स्टेप फाउंडेड हुई थी, ठीक है। लेकिन ये अगर बोलें तो 1955 में एक इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के था, ठीक है। पहले मतलब इंडस्ट्रियल के लिए था, लेकिन फिर उसके बाद ये पूरी तरीके से एक बैंक बन गई। कब बनी? 1994 में, ठीक है। ये बात कर सकते हैं इसे भी 1992, ICICI 1994, ठीक है। अगर हेड क्वार्टर
तो ये भी मुंबई में है, महाराष्ट्र में है। अगर रजिस्टर्ड ऑफिस की बात करें तो इसका बड़ोदरा में है, गुजरात में। MDCU की बात कर सकते हैं तो इसमें है संदीप बख्शी और चेयरमैन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, ठीक है। और इनकी 6000 प्लस ब्रांचेस हैं और टैगलाइन है हम है ना, ICICI बैंक हम है ना, वी आर देयर फॉर यू, इस टाइप से, ठीक है। और अब बात करते हैं HSBC, ठीक है। HSBC की बात करते हैं इंडिया, ये वैसा तो बाहर की है, जो हांगकांग और संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड है। इसका पूरा नाम क्या है, द हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, ठीक है, लिमिटेड, जो इंडिया में है। और ये फॉरेन बैंक है जो RBI के अंडर मतलब RBI रेगुलेट करती है, जो इंडिया के अंदर है, बाहर का बैंक है लेकिन, ठीक है। इस्टेब्लिश कब हुआ था ये भाई, इस्टेब्लिश हुआ था कब, 1853 में। कब, 1853 में, जब मर्सेंटाइल बैंक ऑफ इंडिया, लंदन एंड चाइना वॉज फाउंडेड इन मुंबई, लेटर एक्वायर्ड बाय HSBC। मतलब पहले उन लोगों ने किया था, फिर उसके बाद आया। हेडक्वार्टर कहाँ है इंडिया वाले का, मुंबई है, महाराष्ट्र। अगर ग्लोबल का बात करें तो कहाँ है, लंदन में है, ठीक है, लंदन में है हेडक्वार्टर। लंदन कहाँ है, वो है UK में। और अगर लीडरशिप की बात करें, जो इंडिया के CEO हैं वो हैं हितेंद्र दवे, हित के अंदर दवे हैं, कौन, HSBC के CEO, ठीक है। ये हम इसमें बात कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक बात और कर सकते हैं भाई, ये नंबर 1 पे है और प्राइवेट बैंक में है, बहुत वो किया है इसने, ठीक है, ये हम जान गए। अब नेक्स्ट खबर पे आते हैं भाई, HDFC। अब HDFC की बात करते हैं तो HDFC ने लॉन्च किया है मैक्स फॉर सीनियर एंड मैक्स फॉर हर सेविंग अकाउंट। ये कुछ सेविंग अकाउंट, 2 सेविंग अकाउंट्स जो हैं वो बनाए हैं कि भैया ये मैक्स फॉर सीनियर और हर, सीनियर मतलब जो बड़े एजिड हो जाते हैं उनके लिए, और लड़कियों के लिए। इसमें क्या है, ये तो हो गया, उन्हीं के लिए बनाया गया है। बेनिफिट्स क्या होगा कि इसमें साइबर फ्रॉड इंश्योरेंस होगा, कवर अप होगा 25,000 रुपीज़ तक का। साइबर फ्रॉड होता है तो कवर अप हो जाएगा 25,000 का। ऑटो स्वीप फैसिलिटी है, मतलब इसमें क्या होगा, सरप्लस में बैंक होगा, मतलब जो हमारी फिक्स डिपॉजिट होती है ना, ठीक है, मतलब अच्छा बैलेंस, रिटर्न अच्छा मिलेगा, ठीक है। 0.5% एडिशनल इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, मतलब कि अगर 7% अगर हम कर रहे हैं, मतलब उनको बैंक से मिल रहा है 7% FD पे, तो ये 7.5% ये फिक्स डिपॉजिट में कर देंगे, मतलब 0.5% अलग से ये इन्होंने एक अकाउंट की फैसिलिटी दी है, ठीक है। अगर पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ होती है, कवर अप कब क्या मिलेगा, 3.19 करोड़ रुपीज़ एज अ डेबिट कार्ड। ये भी थोड़ा सा है ये, लेकिन किसके लिए है ये, इतना सारा किसके लिए है, ये है सीनियर के लिए जो एजेड हैं। 25,000 तक का कवर अप मिलेगा इंश्योरेंस का, और पर्सनल एक्सीडेंट की 3.19 करोड़ डेबिट कार्ड पे मिलेगा, और इनको एडिशनल इंटरेस्ट मिलेगा 0.5 का, और ऑटो स्वीप फैसिलिटी भी होगी, स्वीप कर सकते हैं, फ्री में भी कर सकते हैं। अब अपन को जानना है बेनिफिट फॉर वुमेन, ठीक है, ठीक है। वुमेन के लिए अब जानते हैं तो इनके लिए भी अलग से है, जैसे पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ होती है तो इनको भी 3.19 करोड़ होगा। और एक्सीडेंटल डेथ मतलब कि ये पर्सनल की वजह से हुई तो ठीक है, एक्सीडेंटल हुई तो 10 लाख तक का मिलेगा भाई, एक्सीडेंट हो गया तो फिर ऐसा। 50% डिस्काउंट ऑन लॉकर चार्जेस, इनको सिर्फ इतना ही है, 50% अगर इन्होंने लॉकर मतलब लॉकर सुविधा ली है तो इनको 50% का डिस्काउंट, मतलब अगर 500 है तो 250 रुपये लगेंगे, ठीक है। बस इनको 3 ही फैसिलिटी दी, उनको थोड़ा ज़्यादा दी है सीनियर के लिए। HDFC बैंक की बात करते हैं तो ये जो है 16 जनवरी 1995 बना। तो अब याद करने के लिए एक तरीका देख सकते हैं कि सेबी बना 1992 में एज अ रेगुलेटेड विथ एक्ट, देन ICICI बैंक बना 1990 किस में बना बताओ, 1994 में बना है जहाँ तक, ठीक है। कब बना है, 1994 में बना है ना, और वो भी 5 जनवरी को। और बस उसी महीने में अगले साल
बना है HDFC बैंक 16 जनवरी 1995। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। पार्ट टाइम चेयरमैन है अभी तो राजीव कुमार है, इनको दिया गया है। और MD CEO जो है शशिधर जगदीशन है, ठीक है। MD एंड CEO कौन है? शशिधर जगदीशन है। पार्ट टाइम चेयरमैन राजीव कुमार है। और ये जो है फॉर्म थ्रू मर्जर हुआ है अभी कुछ HDFC लिमिटेड का HDFC बैंक के साथ, ठीक है। और जो 1 जुलाई 2023 से ही चालू है भाई, मर्जर हुआ था, ठीक। ये अपन ने बात कर ली। अब अपन डिजिटल अवेयरनेस की बात करते हैं। डिजिटल हो चलते हैं थोड़ा सा, तो इसमें डिजिटल में आते हैं, ठीक है। तो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, अब यूनिट्स क्या कैसा आप देखते हैं। अब इसमें डिजिटल बैंक के लिए बहुत सेल्फ सर्विस, मतलब डिजिटल बहुत ही चल रहा है। इंडिपेंडेंस बन रहे हैं अपन धीरे धीरे, ठीक है। तो इसमें लॉन्च किया गया था 2022 को, कहाँ? 75 डिस्ट्रिक्ट में टू मार्क 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। जो डिजिटल बैंकिंग सिस्टम है वो अपन ने किया था, ठीक है, प्रोवाइड करवाया था, ठीक है। अलग से सेंटर और ये सब बनाया था, ठीक है। कब हुआ था? 2022 में। कितने डिस्ट्रिक्ट में? 75 डिस्ट्रिक्ट में। कितने के लिए? 75 ईयर के लिए ऑफ, मतलब इंडिया के सिर्फ 75 ईयर हो गए थे 2022 में, तो इसलिए 75 डिस्ट्रिक्ट में ये लागू किया गया था। हु कैन सेट देम अप, तो किसके लिए? ये सिर्फ कमर्शियल बैंक के लिए था। इसमें RRB, पेमेंट बैंक, लोकल एरिया बैंक जी कुछ नहीं आते हैं इसमें, क्योंकि ये इसलिए किया था डिजिटल वाला पूरा, क्योंकि हम अपने फाइनेंशियल इंक्लूजन कर सकें, इम्प्रूव कर सकें, एक्सपांड कर सकें अपने डिजिटल बैंकिंग एक्सेस को, ठीक है। इसमें सर्विसेज क्या होती हैं? जैसे ATM, ठीक है, ATM एंड कैश डिपॉजिट मशीन देते हैं वहाँ पे, पासबुक एंड इंटरनेट किसोक भी होते हैं, बिल पेमेंट्स होते हैं, KYC होती है, ठीक है। अकाउंट होता है थ्रू, मतलब अकाउंट ओपन कर सकते हैं KYC के थ्रू। RBI की गाइडलाइंस भी इम्पोर्टेंट होती हैं, मस्ट बी सेपरेट फ्रॉम बैंक ब्रांचेस। और कुछ भी थोड़ा सा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे सर्विस टर्मिनल, कैश रिसाइकल, मतलब कैश वापस कर सकते हैं, ITMs भी होते हैं। अब DBU एंड डिजिटल बैंक में क्या है? DBU जो होता है कि वो जो पुराने बैंक है उनके असिस्टेंट के लिए होता है, डिजिटल सर्विसेज होते हैं एंड फिक्स्ड लोकेशन पे होता है। लेकिन डिजिटल बैंक जो होता है वो भाई इंडिपेंडेंट लाइसेंस होता है, बैंक के लिए प्रोवाइड करता है कंप्लीट बैंकिंग सर्विस। ये डिजिटल बैंक में पूरा ऑनलाइन होता है, लेकिन DBU में पूरा जो भी बैंक है उसमें डिजिटल की वो करवाते हैं, ठीक है। तो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स मतलब वही होता है जहाँ पे एक लोकेशन होती है उसमें सब होता है, ठीक है। तो हम ये समझ ही गए। और डिजिटल बैंकिंग अलग होता है, ठीक है। अरे भाई आगे बढ़ा जाऊँ मैं, रुको, ठीक है। तो दोनों में अंतर जान ही गए, ठीक है। अब बिल इंट्रोड्यूस किया गया है कहाँ पे? लोकसभा में। इनने 135 साल पुरानी जो बैंकिंग लॉ होती है विथ डिजिटल एरा फ्रेमवर्क उसको रिप्लेस कर दिया है। किससे? 135 ईयर पुराना जो बैंकिंग लॉ है उसको चेंज कर दिया है डिजिटल एरा फ्रेमवर्क से, ठीक है। तो बैंकर्स बुक एविडेंस बिल लेके आए हैं 2026 में, ठीक है। क्या लेके आए? बैंकर्स बुक एविडेंस बिल लेके आए 2026 में, इंट्रोड्यूस किया गया है, बिल्कुल मॉडर्नाइज, बिल्कुल एविडेंस लॉ ऑफ डिजिटल बैंकिंग एरा, रिप्लेस कर दिया है पूरे चीज़ को जो 1891 में था, ठीक है। किसको? बैंकर बुक एविडेंस एक्ट 1891 को, ठीक है, रिप्लेस कर दिया है। नीड फॉर द वर्ड एक क्यों लेके आए गए हैं, ठीक है। क्या होता था कि उसमें क्या होता था कि पहले फिजिकल ही फॉर्म में अपन रिकॉर्ड करते थे डाटा, ठीक है। तो वही उसके लिए तो ठीक था, इस एक्ट में तो वही था, ठीक है। लेकिन अब तो भाई इलेक्ट्रॉनिक में भी अपन डाटा को सेव करने लगे, तो वो भी यूज़ हो जब कुछ फ्रॉड हो या कुछ हो तो सब कुछ एविडेंस जो है वो डिजिटल भी हो, ठीक है। इसलिए इसको चेंज किया है। अब इसमें डेफिनेशन क्या है बैंकर बुक की? बैंकर्स बुक में क्या क्या आएगा? अब जैसे फिजिकल रिकॉर्ड, वही लिखा हुआ है वो भी चलेगा,
इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भाई उसी चीज़ को इलेक्ट्रॉनिक मोड में है वो भी चलेगा, डिजिटल रिकॉर्ड में है वो भी चलेगा, वर्चुअल रिकॉर्ड होगा वो भी चलेगा इसमें, ठीक है। तो ये सब इसमें रहेंगे। अब अपन बात कर रहे हैं जैसे और भी रहेंगे, जैसे क्लाउड बेस्ड रिकॉर्ड्स भी रहेंगे, एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रहेंगे। ये तो आप समझ ही गए होंगे इसमें ये चीज़ें रहेंगी, ठीक है। और ये अपन जाके कोर्ट में भी दिखा सकते हैं और देख लेंगे वो। अब नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, इकोनॉमी की बात करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग PMI फॉल्स टू नियर 5-year लो इन जुलाई एज सेल हायरिंग स्लो। अब भाई मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा सा बदलाव आया है, ठीक है। परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स में सब पता चला है भाई कि भाई कम हो रहा है थोड़ी चीज़ें, इससे सेल्स भी कम हो रही है, बहुत हो रहा है स्लो। तो HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग PMI तो उन्होंने ये बोला है तो 53.5 है, ठीक है। जून की बात करें तो 54.2, मतलब पहले ज़्यादा था, लेकिन अगर जुलाई की बात करें तो कम हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम बोलें तो 50 अब 50 है, तो ये मतलब मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी अच्छी एक्सपांसन करने की जो वो है। और 50 बिलो है तो इंडिकेट्स कॉन्ट्रैक्शन, तो बहुत करने की ज़रूरत है। अब ये मैन्युफैक्चरिंग PMI क्या है, कैसा है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा क्या होता है। तो ये PMI का फुल फॉर्म होता है परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स, ठीक है। परचेज करना ये सब, ठीक है। मेज़र करना पड़ता है हेल्थ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग का पूरी डेटा रहता है, पूरा बेस्ड रहता है। जैसे हमें नया ऑर्डर क्या मिल रहा है, आउटपुट क्या हो रहा है, कितने जन को एम्प्लॉयमेंट हो रही है, सप्लाई कैसे हो रही है, डिलीवरी टाइम्स कब है, परचेज का क्या चल रहा है, तो ये सब इसमें आता है। तो इसकी बेस्ड पे अपन पता करते हैं। और अभी 5 साल में इतना लो पहुंच गया है भाई, ठीक है। तो रिलीज्ड की बात करें तो रिलीज्ड बाय, अब रिलीज्ड जो है कौन ने किया है, HSBC इंडिया ने किया है, लेकिन डाटा किधर से लिया है, S&P ग्लोबल ने कंप्लाई किया है। पूरा जो भी S&P का ग्लोबल डाटा है उन्होंने कंप्लाई किया है और HSBC ने रिलीज किया है। अब स्टेट की बात करते हैं भाई, बहुत स्टेट की बात करें तो आदि पेरुकू फेस्टिवल, ठीक है। एक फेस्टिवल होता है, तमिलनाडु की बात है, तो तमिलनाडु में आदि पेरुक्कू करके एक फेस्टिवल है जिसको मनाया जाता है, ठीक है। लेकिन ये 18th डे ऑफ तमिलनाडु मंथ ऑफ आदि। अब आदि 18th डे, अब वो उनके उसमें जो कैलेंडर होता है, सबका कैलेंडर आजकल अलग है। यहाँ पे इंडिया में सबके कैलेंडर अलग है, बाहर जाएंगे तो एक ही कैलेंडर मिलेगा, इधर जाएंगे तो 10-15 मिलेंगे। इस्लाम का अलग मिलेगा, सिख का अलग मिलेगा, हर धर्म का अलग मिलेगा। अब क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। अब तमिलनाडु में अलग से है आदि करके, तो वही, तो वहाँ का जो आदि मंथ का आदि तमिल मंथ होते हैं, आदि का 18th डे होता है, उसको सेलिब्रेट करते हैं आदि पेरुक्कू, ठीक है। सब अकेले मेन है कि तमिलनाडु में ही होता है। और इसमें एक गॉड होते हैं अमान करके हैं उनको, लेकिन इसमें रिवर का भी थोड़ा सा मेन रोल होता है, जो कावेरी रिवर होती हैं उनका, ठीक है। कावेरी माता जी समझ लो, ठीक है। अब चलिए नेशनल की बात करते हैं। अभी बहुत ही चल रहा है लोकसभा, कुछ नहीं धड़ाधड़, उसमें कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, लड़ाई झगड़ा, ऐसे बच्चों ऐसे लड़ते रहते हैं। तो लोकसभा में एक बिल पास किया है, उनने बोला है कि भाई अभी 33 जज थे, अब मुझे 37 चाहिए, मतलब 4 जज और बढ़ा रहे हैं बस, ठीक है। तो ये एक बिल है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज को बढ़ाने की मांग हुई है, ठीक है। इसमें ये जो है ना किस एक्ट के थ्रू आता है, अमेंड सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956, कितने से कितने बढ़ाए, 33 से 37 कर रहे हैं, जिसमें चीफ जस्टिस एक्सक्लूड है, मतलब 37 जज रहेंगे और एक CGI चीफ जस्टिस एक, तो टोटल मिला के 38 रहेंगे। 33 जज रहेंगे पहले,
और अब 37 प्लस CGI तो 38 हो गए, ठीक है। और भी इन लोगों ने किए हैं, जैसे इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट बिल, ठीक है, प्रोवाइड्स एक स्टैट्यूटरी के लिए है, ISI के लिए है, ठीक है। अब और चीज़ें भी थोड़ी सी आ रही हैं, जैसे इंडिया ने अचीव कर लिया है ओवर 5 लाख आधार वेरीफाइड ऑर्गन डोनेशन प्लेज। यहाँ पे भी बहुत चल रहा है। एक 3 ईयर का लॉन्चिंग किया था डिजिटल प्लेज पोर्टल करके, 2023 में एक पोर्टल लॉन्च हुआ था डिजिटल प्लेज पोर्टल, जिसमें भाई ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। 3 साल हो गए हैं 3 साल में, तो जिसमें जो है 20,000 ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए लास्ट 12 ईयर। कब? लास्ट 12 ईयर हुए हैं, ठीक है। ग्लोबल रैंकिंग में अगर बात करें तो ये 3rd ग्लोबल रैंकिंग है। तीसरे नंबर पे आते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट में। टॉप 2 कंट्री में US और चाइना है, ठीक है। अगर हम बात करें तो टॉप टू में कौन है? US और चाइना है, ठीक है। अरे भाई चल तो रहे, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव, अब गवर्नमेंट ने क्या क्या न्यू इनिशिएटिव लाए हैं, तो उन्होंने लेके आया नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम NOTP, नॉट पी, ठीक है। नेशनल ऑर्गन ट्रांसफर प्रोग्राम मिला है, अपग्रेड्स किया है ट्रांसप्लांट इंफ्रास्ट्रक्चर को, ठीक है। तो ये अपन को थोड़ी ये खबर को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और भी क्या किया है इन्होंने, सपोर्ट किया है ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर को, ये सब किए हैं। और इसके अलावा दूसरी चीज़ें उन लोगों ने राष्ट्रीय आरोग्य निधि करके रैन, नॉट पी भी किया है और रैन भी कर दी है, ठीक है। ये ऑर्गन प्लान्स इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जैसे EWS को भी किया है। नेक्स्ट खबर आते हैं तो 101 रामसर साइट हो गई है इन इंडिया मेन थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बताओ। 101 भी राम साइट हो गई है, वो है ग्लो लेक, जो भी अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, ग्लो लेक करके है, जो 101 भी रामसर साइट बनी है। और अरुणाचल की फर्स्ट रामसर साइट है, सॉरी, ठीक है। अरुणाचल की फर्स्ट रामसर साइट है, और जो है ग्लो लेक, ठीक है। और जो 101 भी है, मतलब पहला नंबर अरुणाचल पर, पहला। ग्लो लेक के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं तो ये एक प्रिस्टाइन फ्रेश वाटर लेक है, पर एकदम फ्रेश वाटर लेक है। कहाँ है? ईस्टर्न हिमालय के ईस्टर्न हिमालय में है। और यहाँ पे कुछ और भी क्या है, कामलंग टाइगर रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ठीक है। अब थोड़ा सा रामसर के बारे में जानते हैं तो इंटरनेशनल ट्रीटी है ये, कंजर्वेशन वाइज यूज़ ऑफ वेटलैंड्स जो है ना, उसका यूज़, उसको अपन को कंजर्वेशन करना है अच्छे से, ठीक है। और ये जो है 1971 में रामसर, ईरान में है क्या रामसर, उन्होंने बोला था, तो तब अपन ने अडॉप्ट कर लिया और वो हो गया। अब थोड़ी सी इंडिया में अपन बात कर लेते हैं कुछ, ठीक है। तो कुछ और चीज़ें देखते हैं। तो रामसर साइट की बात करें तो इंडिया में लार्जेस्ट रामसर साइट जो है, तो लार्ज सुंदरवन वेटलैंड जो कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। ये तो थोड़ा सा ध्यान ही रखना पड़ेगा, ठीक है। इंडिया की है वही लार्जेस्ट वाली। तो सबसे पहली तो सुंदरवन है, वेस्ट बंगाल में है, 4230 किलोमीटर स्क्वायर है। फिर काजूविल्ली वाइल्ड लैंड जो तमिलनाडु में है, वेवनाथ कोल वेटलैंड है, केरला में है। चिल्का लेक है, उड़ीसा में है, चिल्का लेक उड़ीसा में भाई। सप्तोची गोर्ज उड़ीसा में, कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश में। और सबसे छोटी की बात करें तो रेणुका लेक हिमाचल प्रदेश में, बहुत छोटी है ये। फिर बेम्बुलर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है, तमिलनाडु में है, ये भी बहुत छोटी है। बैद्यनाथ ये भी तमिलनाडु में, मोस्टली तमिलनाडु में बहुत है। नंदा लेक गोवा में है, नंदा जी गोवा में गए, ठीक है। उद्यमंतरमपुरम PS ये भी तमिलनाडु में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो ये याद रखना कि सबसे बड़ी सुंदरवन, सबसे छोटी रेणुका लेक, ठीक है।
अब अपन ओल्ड के बारे में बात करेंगे। भाई चल जा, चल जा रे चल जा। पता नहीं इसको क्या हो जाता है, थोड़े तो चल जा। ठीक है, ओल्डेस्ट की बात करें तो चिल्का लेक जो है ओल्डेस्ट है। ठीक है, चिल्का लेक जो है वो 1981 मतलब फर्स्ट वही है। चिल्का लेक जो है वो फर्स्ट है, जो उड़ीसा में है, 1981 में बना था। और क्योला देवघाना करके नेशनल पार्क है, और वो भी 1981 में ही बना था, वो भी बहुत ही पुराना है। ठीक है, अब भाई एक है यूनियन मिनिस्टर जिनका नाम गिरिराज सिंह है। ठीक है, उन्होंने क्या लॉन्च किया है, कपास दर्शन बुलेटिन। भाई कपास का दर्शन करिए, कपास का दर्शन करिए। कपास से क्या बनता है, कपड़ा। तो वो हो जाती है मिनिस्ट्री टेक्सटाइल, जिसके दर्शन करने कहाँ जाना है, गिरी में जाना है। तो गिरिराज सिंह, तो टेक्सटाइल के मिनिस्टर कौन हैं, वो हैं गिरिराज सिंह। और कपास का दर्शन लॉन्च किया है, और ये लॉन्च किया है कहाँ, कब, कैसे, वो भी देख लेते हैं। तो उन लोगों ने लॉन्च किया है फाउंडेशन डे ऑफ सीसीआई। देखो सीसीआई का फाउंडेशन डे था 56। तो सीसीआई का फुल फॉर्म कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कहाँ पे, छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र। ठीक है, तो यहाँ पे महाराष्ट्र में किया गया है। मेजर अनाउंसमेंट हुई है, जैसे कपास के बारे में हुई है। ठीक है, ठीक है, बुलेटिन लॉन्च हुआ है, मॉडर्न फार्म इक्विपमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है। ठीक है, तो ये मेजर अनाउंसमेंट की है इनने। ठीक है, भाई चल जा रे, ये हो गया। ठीक है, तो इम्प्लीमेंट अगर कॉटन प्रोडक्टिविटी की बात करें तो 5659 करोड़ की प्रोडक्टिविटी का मिशन रखा है भाई। कि मैं तो 56 59 करोड़ का आंकड़ा करूँगा, पर मुझे तो कपास क्रांति ने ऐसे ही लाएंगे, मैं तो ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, कपास के दर्शन करो भाई। ऐसा बोल दिया है कि भाई 56 59 करोड़ का मिशन है भाई मेरा, तो कपास क्रांति करके क्रांति लानी है। एम क्या है, इंक्रीज करना है कॉटन को, प्रोडक्टिविटी को, कॉटन क्वालिटी को प्रमोट करना है, हमारी कॉटन कल्टीवेशन को, फार्मर की इनकम को बढ़ाना है। ठीक है, और बात करें तो ट्राई ने रिवैम्प किया है माई कॉल ऐप फॉर कॉल क्वालिटी असेसमेंट। भाई सीधी बात है, फ़ोन लगाओ, एक एप्लीकेशन बोला है कि भाई माई कॉल मोबाइल आप डाउनलोड कर लो। ट्राई ने ये बोला है। ठीक है, क्या बोला है कि भाई तुम बस ये एक ऐप कर लो, माई कॉल ऐप। ठीक है, और कुछ नहीं, आप फ़ोन पे बात करें, एकदम से कट गया, अरे क्या हो गया, ऑटोमेटिक कट जाता है ना कभी कभी, कुछ भी मिस्टेक आ रही है, आप बस उसमें शिकायत कर दो, फिर उसके बाद हर चीज़ की जांच करके वो सब करेगा। ठीक है, तो रिवैम्प कर दिया। इनेबल टेलीकॉम मतलब वॉइस क्वालिटी कैसी है, रिपोर्ट क्वालिटी, कोई भी इशू है तो वो सब बता सकते हैं। रेट कॉल में 1 से 5 स्टार तक दो, तो मैं जैसा देना है, कौन सी कॉल है सब मैं दो। जैसे अपन इशू, कौन सी रिपोर्ट इशू, मतलब क्या क्या इशू अपन से बोलते हैं। जैसे कॉल बीच में ही अटक गया, ऑडियो डिले, मतलब बहुत, मतलब वो उधर से कब बोल रहे हैं, इधर आ रही है लेट, इको मतलब बीच बीच में खिंच हो रही है। कनेक्शन भाई मैंने लगाया, किसी को लग गया, किसी को वॉइस फिर कट रही है। मतलब हमारे यहाँ से तो जा रही है, उधर से आ नहीं रही है। फिर डिले, अब कॉल लगा रहे हैं तो बहुत डिले अभी हो रहा है, ऐसे बहुत चीज़ें हो रही हैं, तो उसको देखना भी ज़रूरी है। फीडबैक भी दे सकते हैं कि भाई कैसा क्या चल रहा है टेलीकॉम सब पे। ठीक है, फीचर भी जैसे बहुत सारी भाषाओं में सपोर्ट करेगी, फीडबैक की हिस्ट्री भी देखेगी, टेस्ट फीचर, पॉपअप रेटिंग, सब मतलब एवरी कॉल के बाद पॉपअप आ जाएगा, रेटिंग दे दो भाई। ऐसा ऐसा हो सकता है भाई, बहुत चीज़ें हैं। तो अब अब नेक्स्ट खबर पे आते हैं, वो रहेगी हमारी इंटरनेशनल। भाई चलता है बहुत देर में, ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं, फिर भी देखते हैं। तो इंटरनेशनल की बात करते हैं। इंटरनेशनल की बात करते हैं तो ओपेक प्लस तो जानते ही होंगे, ओपेक प्लस क्या है।
तो ओपेक प्लस जो होता है उन्होंने अप्रूव किया है 188,000 मतलब 1,88,000 BPT ऑयल आउटपुट इंक्रीज फॉर सितंबर। उन्होंने बोला है कि जितना निकालते हैं उतना तो निकालेंगे, उसके अलावा इतना और एक्स्ट्रा में निकालेंगे जिससे और सप्लाई कर सकें। ठीक है, बैरल पर डे, BPT का मतलब होता है बैरल पर डे, इतना बैरल निकालना है। ठीक है, अब भाई ओपेक क्या है अपन क्विक नोट्स में जान लेते हैं। तो ओपेक जो होता है उसका फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ होता है, जो इसमें गवर्नमेंटल कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, कुछ कंट्रीज इसमें मिक्स होती हैं और उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन होता है और जिससे वो लोग बात करते कि इसकी प्राइस क्या रखेंगे, इतना अपन को बेचना, ये सब का रहेगा। ठीक है, फुल फॉर्म तो अभी बोल ही दिया मैंने कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ठीक है, अब कब फाउंड हुआ था भाई, ये 1960 में हुआ था, ये तो बहुत पीछे गया। ठीक है, 14 सितंबर को हुआ था, 1960 में हुआ था। बगदाद में कॉन्फ्रेंस चली थी 10 से 14 सितंबर को, और फिर उसके बाद अगर फंक्शन में काम कर सब चीज़ें चालू की, और सब फंक्शन करना कब चालू हुआ 1961। अगर मेंबर की बात करें इसमें तो सबसे ज़्यादा तो ईरान में ही निकलता है तेल। तो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला, इन देशों में बहुत ही निकलता है तेल। ठीक है, तो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला। हेडक्वार्टर की बात करें, हेडक्वार्टर लेकिन स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, अभी इन्हीं स्टार्टिंग में, ठीक है, मतलब पहले की बात कर रहे हैं, लेकिन पहले इनिशियली स्टार्टिंग में कहाँ था, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। बाद में 1965 में चेंज हो गया और ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। वियना ऑस्ट्रिया में ओपेक का है। ठीक है, ये भी हो गया। और ये क्यों बनाया जाता है, अपन को पेट्रोलियम पॉलिसीज, ग्लोबल ऑयल मार्केट को थोड़ा स्टेबलाइज ये सब करने के लिए होता है। ठीक है, 80% जो है क्रूड यही है भाई, 40% ग्लोबल रूट अलग से ही है, होल्ड करते हैं 80% और 40% में प्रोड्यूस करते हैं। और अगर मेंबर की बात करें तो इसमें अल्जीरिया है, ईरान है, नाइजीरिया है, कॉन्गो, इराक, सऊदी अरेबिया, इक्वेटिक गुआना, कुवैत, वेनेजुएला, लीबिया, गबन, ये सब हैं। और अभी अभी कुछ ही दिन पहले यूएई ने कहा भाई मैं नहीं रहते तुम्हारे साथ, 1 मई को ही आउट हो गए। ठीक है, इसके अलावा देखो ओपेक प्लस कैसे बनता है। ओपेक प्लस जो होता है ओपेक मेंबर, ओपेक प्लस नॉन ओपेक मेंबर को मिला के ही ओपेक प्लस बनता है, जिसमें क्या होता है रसिया, कजाकिस्तान, ओमान भी ऐड हो जाएंगे तो ये ओपेक प्लस बन जाएगा। ठीक है, अगर नॉर्मल ओपेक की बात करें तो अलग बात है। 8 आई थिंक 11 हैं वैसे तो ओपेक के मेंबर, ओपेक प्लस में अलग मेंबर होंगे। ठीक है, ये हमने देख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं एग्रीमेंट और एमओयू के बारे में। तो पहले ही खबर तो यही है, भारत इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा भारत का इलेक्ट्रॉनिक का लिमिटेड है उसने इसरी इंडिया से एमओयू साइन कर लिया है भाई। ठीक है, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इसरी इंडिया से एमओयू साइन कर लिया है, और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को शॉर्ट फॉर्म में बेल बोलते हैं, BEL। ठीक है, अब एम क्या है भाई, क्या करना है, क्या दिक्कत है, किसने किया, तो डेवलप करना है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, हमारी लोकेशन सिस्टम, GIS सोल्यूशन फॉर डिफेंस। मतलब कि सीधी बात है, ये इसलिए बनाया गया है, ये इसलिए हुआ है कि आप गूगल देखते हो, गूगल से अपन ऊपर से देखते हैं भाई, ये हमारा घर भी दिखता है इसमें जो फोटो, तो यही सब चीज़ के लिए ये एम है इनका, GIS सोल्यूशन के लिए, हमारे जियोग्राफिकल पूरी चीज़ों के लिए ये एक तरीके से बनाया जाना चाहिए कि भाई सब लोग बना रहे हैं हम भी बनाएंगे। ठीक है, और पूरे सबको मेंटेन करने के लिए, डेवलप करने के लिए ही किया गया है। ठीक है, अब बेल के बारे में बात करते हैं, मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के बारे में बात की, ये वही नवरत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, जिसका कम से कम 1000 करोड़ रुपए ऑपरेटिंग के लिए चाहिए पड़ती है, मतलब पेड ऑफ कैपिटल होती है। ठीक है, ये गवर्नमेंट भी है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। ठीक है, डिफेंस से रिलेटेड है ये मिनिस्ट्री। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो है वो डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है, और चेयरमैन एंड MD जो हैं वो मनोज जैन हैं।
ठीक है। और शेयर होल्डिंग बताएं तो जो हमारी गवर्नमेंट है उसका 51.14% है। ठीक है, तो सीधी बात है, ये गवर्नमेंट हुई। ठीक है, इसके अलावा क्योंकि 50-50 होता है, 50 एक ही ज़्यादा हो गया तो इसकी ओनर कोई और हो जाता है। अगर मान लो किसी का 40, अगर इसका ही 49 होता तो फिर गवर्नमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो ये हम इसमें कर सकते हैं। अब हम आगे और चलते हैं। आंध्र प्रदेश ने भी किया है भाई। अरे क्या खुल गया। हम्म, तो आंध्र प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया का साइन हुआ है एमओयू। इसलिए किया भाई इन लोगों ने एमओयू, कुछ तो गलत होगी, कुछ तो बात होगी, किस वजह से किया है। तो आंध्र प्रदेश ने ऑस्ट्रेलिया के साथ भाई एमओयू साइन किया, और वो एक ही अकेले नहीं किया है कि सोच रहे हैं एक ही कर लिया। 4 एमओयू साइन किए हैं, 4, वो भी कहाँ, अमरावती में। ठीक है, अमरावती क्या है, आंध्र प्रदेश की कैपिटल है। ठीक है, अब क्या एरिया है जिसपे ये एमओयू साइन हुए हैं। ठीक है, तो ये जो है इसमें क्लीन एनर्जी के बारे में बात हुई है, एडवांस जो मैन्युफैक्चरिंग में एडवांसमेंट की बात हुई है, एजुकेशन से रिलेटेड है, मेंटल हेल्थ स्किल डेवलपमेंट के बारे में बात हुई है, स्टूडेंट मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव करेंगे ये। ठीक है, टेक्नोलॉजी के बारे में, ये सब के बारे में बात करेंगे पूरी चीज़ें। ये 4 एमओयू साइन किए हैं इनसे रिलेटेड। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम बात करें तो किन किन ने की है, देखो की तो आंध्र प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया ने। इसकी अंडर भी आंध्र प्रदेश से कौन था और ऑस्ट्रेलिया से कौन था। तो आंध्र प्रदेश से बात करें तो आंध्र प्रदेश स्टेट काउंसिलिंग ऑफ हायर एजुकेशन थी, और ऑस्ट्रेलिया से रीबाउंड थी। ठीक है, इसमें फीचर्स क्या हैं, देखो मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज, वेलनेस असेसमेंट टूल्स, वर्चुअल काउंसलिंग सर्विसेज और प्राइवेसी प्रोटेक्शन, ये चीज़ें इनमें इंक्लूड हैं। ठीक है, ये एरिया फोकस भी हुए थे और ये फीचर्स हैं इनके। अगर अब हम अपॉइंटमेंट्स की बात करें और अरे यार बोलते ही नहीं बन रहा, रेजिग्नेशन लेटर, समझ रहे। तो उसके बारे में बात करें तो टाटा प्रोजेक्ट, जो हमारा टाटा प्रोजेक्ट्स है, उसने अपॉइंट किया है सुकुमार हैबर को एज अ एमडी एंड सीईओ। तो एमडी एंड सीईओ में टाटा प्रोजेक्ट में सुकुमार हैबर को अपॉइंट किया है। और आरबीआई ने भी कुछ जन को अपॉइंट कर लिया भाई। तो आरबीआई ने किसने को कर लिया, तो मोनिशा चक्रवर्ती को कर लिया एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, तो मोनिशा चक्रवर्ती को एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कर लिया है। ठीक है, कब से इफेक्टिव हो गया, 3 अगस्त से इफेक्टिव है। ठीक है, 3 अगस्त 2026 से वो आ जाएंगे, अपने काम पे लग जाएंगे। ठीक है, डिपार्टमेंट, अगर इनके अंदर डिपार्टमेंट की बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेशन डिपार्टमेंट को 2 फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट दिया गया है, फॉरेन का दिया है, और फाइनेंशियल मार्केट के लिए किसको, मोनिशा चक्रवर्ती को एज अ ईडी। ठीक है, अब एक और जन का भाई हुआ है, वो है विल्ले वलास। ठीक है, इनने इंडिगो के न्यू सीईओ हैं और पीटर एल्बर्ट्स को सक्सीड किया है। ठीक है, अब हम इसमें बोल सकते हैं कि भाई इंडिगो तो सुना ही होगा क्या है। ठीक है, तो विल्ली विलास, इंडिगो विल्ली विलास, किसको, पीटर एल्बर्ट्स को किया है। स्पोर्ट्स की बात करें तो भाई फर्स्ट इंडियन वुमेन टू फीचर टूर डी फ्रांस फेमस, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है जो फर्स्ट टाइम इस रेस में भाग ले रही हैं, जिनका नाम है हर्षिता झाकर, जो फर्स्ट वुमेन हैं जो टूर डे फ्रांस फेम्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं, 19 ईयर की हैं और राजस्थान की हैं। टूर डे फ्रांस फेम्स में जो स्टार्ट हो गया है भाई 1 अगस्त से। ठीक है, 1 अगस्त से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें वो हुई थी इसके बारे में बात कर लें। जो 1 अगस्त से स्टार्ट हुआ है, 9 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा। रूट बता दो भाई, रूट में अगर बात करें तो लॉसाने स्विट्ज़रलैंड, नाइस फ्रांस, मतलब ये एक साइकिलिंग वाला कंपटीशन है जो लॉसाने स्विट्ज़रलैंड से स्टार्ट होगा, फ्रांस तक होगा, नाइस फ्रांस तक। इतना बड़ा है भाई, 9 दिन लग जाएंगे। गैल्सो हैंड्स कॉमनवेल्थ गेम्स बैटन टू
इंडिया। अब एक गैसो मतलब समझ गए जो स्कॉटलैंड में है, ठीक है। अभी जो चल रहा था ना वो अब अहमदाबाद में भी होगा, 2030 में होगा, क्योंकि अब 2026 का हो गया, अब होगा 2030 में, जो अपने इंडिया में होगा और अहमदाबाद में होगा, ठीक है। ये पन्ना मतलब अनाउंस कर दिया गया है। और सेरेमनी हुई, हैंड ओवर सेरेमनी हो, और इसमें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जो हमारे इंडिया का ओलंपिक एसोसिएशन है, जिसकी प्रेसिडेंट पीटी ऊषा हैं, उनको सेरेमनी में किया गया है। ओलंपियन जैसे नीरज चोपड़ा थे, और गुजरात के डिप्टी सीएम जो थे, गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी हैं, उनको ये तीनों जन उधर प्रेजेंट थे, उनको हैंड ओवर कर दिया गया है। और अपनी तो पता ही है, फोर्थ प्लेस पे आए हैं, 13 गोल्ड है, सिल्वर 17 है, 9 ब्रॉन्ज है, ठीक है। उसके अलावा अब अपन कुछ और भी जान लेते हैं। भाई आगे हो जा रे। BWF पैरा वर्ल्ड सर्किट, ठीक है। तो बीरी तरार करके पैरा शटलर हैं, जो अरुणाचल में 2 मेडल जीती हैं एज अ BWF पैरा परवर सर्किट, और जो भी ब्राज़ील में जीती हैं, ठीक है। अभी ये समझ गए, ये सर्किट वाले ये जीती हैं, ठीक है। और इसमें मेडल जीते हैं, गोल्ड में डबल, ब्रॉन्ज में भी अपने 2 जीते हैं। मेंस में भी डबल जीते हैं गोल्ड, और मेन सिंगल में भी ब्रॉन्ज जीते हैं। बीडी तकरार करके पैरा शटलर ने जीते हैं। और BW वर्ल्ड टूर टाइटल अगर की बात करें तो तन्वी शर्मा करके हैं, जो पहले उस पर वन फर्स्ट में पहला ही है उनका BWF वर्ल्ड टूर ने जीता है। और वन द टेपी ओपन जो है 300 वुमेन सिंगल टाइटल भी जीता है। डिफीट किया गया है वियतनाम की नगियम थुई लिन को, रिकॉर्ड किया यंगेस्ट एवर ताइपिन ओपन चैम्पियन, 17 ईयर ओल्ड। सबसे ये 17 ईयर ओल्ड है भाई, 17 ईयर ओल्ड, ठीक है, जो बैडमिंटन में जीती हैं, ठीक है। सप्रिज ताइज टूजू यंग करके ताइवन को हराया था, ठीक है। अब तन्वी शर्मा हो गया, और ये भी इनने भी जीता है। फर्स्ट इंडियन वुमेन जो है वो ताइपेन ओपन साइना नेहवाल के बाद ही हैं जो ताइपेन ओपन जीता है जिन्होंने, ठीक है। कौन है? तन्वी शर्मा। बॉन ओपन डबल्स भी हुआ है भाई, राम कुमार रामनाथन एंड विजय सुंदर प्रशांत, उन्होंने बॉन ओपन डबल्स टाइटल भी जीता है। किन्ने? राम कुमार रामनाथन, विजय सुंदर प्रशांतम ने बॉन ओपन डबल जीता है। डिफीट किया है स्कॉट डंचन इंग्लैंड, एडमिन हेयन स्वीडन को, रिकॉर्ड किया भाई। सेकंड ATP चैलेंजर डबल टाइटल जीता है उन लोगों ने। पहले टेक्स स्पाइन और जॉइंट चैलेंजर मैन चैम्पियनशिप विथ ऋत्विक बोलचाली, जो जून में भी जापान ने जीते थे। कैरियर ATP की बात करें तो राम कुमार के पास 13 टाइटल है भाई, 13 टाइटल। अब थोड़ा इम्पोर्टेंट डे के बारे में बात करते हैं तो वर्ल्ड फिनटेक डे जो है वो 1 अगस्त को मनाते हैं एवरी ईयर, ठीक है। तो एवरी ईयर मनाते हैं। तो पर्पस क्या है भाई? फिनटेक की टेक्नोलॉजी को बढ़ाना। फिनटेक समझ रहे हो, फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी, फिनटेक हो गया, ठीक है। एनिवर्सरी ऑफ कॉस्मेटिक मेडिको अलग ही चल रही है, ठीक है। ये एक डेथ अगर बोलें डेथ एनिवर्सरी है, जो कॉस्मो डे मेडिकी थे, वो फादर ऑफ मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम के थे, ठीक है। इसके अलावा इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे 3 अगस्त को मनाते हैं। वर्ल्ड ब्रीस्ट फीडिंग वीक भी 1 से 7 अगस्त चल रहा है, ठीक है। इसमें फर्स्ट वीक में क्या होता है, अवेयरनेस और प्रमोट करना पड़ता है, ब्रीस्ट फीडिंग सपोर्ट। थीम क्या होती है? ब्रीस्ट फीडिंग फॉर अ सस्टेनेबल स्टार्ट इन लाइफ, स्ट्रेंथन व्हाट वर्क्स, ठीक है। अब इसके बाद डिफेंस के बारे में बात करते हैं तो फोर्थ एडिशन जो है, फोर्थ एडिशन ऑफ ट्री सर्विस फ्यूचर वेलफेयर कोर्स टू कमेंस इन न्यू दिल्ली,
ठीक है, ये हमारा 4th एडिशन है किसका, ट्री सर्विस फ्यूचर वेलफेयर कोर्स का, जो दिल्ली में था, 4 वीक का था। देखो 4th एडिशन और 4 वीक। और ऑर्गेनाइज किसने किया था, हेडक्वार्टर ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, कोऑर्डिनेट बाय द सेंटर ऑफ जॉइंट वेलफेयर स्टडीज़। 2 जन ने ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें जो हेडक्वार्टर है डिफेंस स्टाफ का उसने, और जॉइंट वेलफेयर स्टडीज़ ने किया था। भाई हो जा रहे, आगे क्यों नहीं हो रहा, नहीं करना कुछ रे बड़े भाई, हो ही नहीं रहा है। अरे अब थोड़ा ही तो बचा है रे। तो ऑब्जेक्टिव बात करते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए करना है एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज कौन सी है, रोटोर क्लैप थर्ड कंक्लूजन राजस्थान, मतलब कि रोटोर से याद कर लो राजस्थान, टोर टोर के राजस्थान पहुंच गए। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले हुई थी, और वो भी कंडक्ट किसने करवाई थी, इंडियन एयरफोर्स ने करवाई थी। थीम क्या थी, काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम। क्या थी थीम, काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम, काउंटर यूएस की थी। ठीक है, ये यूएस नहीं दिया है इसका, मतलब सॉरी, इसका यूएस फॉर्म मतलब शॉर्ट फॉर्म है ये। ठीक है, ये कहाँ हुई थी, पोखरण फील्ड में हुई थी, फायरिंग रेंज में, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में हुई थी। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ऑर्गेनाइज किसने किया था और ये सब। ठीक है, ऑब्जेक्टरी अगर हम बात करें तो अभी क्या हो गया है, नेपाली माउंटेनियर हैं जो निर्मल पुरजा हैं, वो डाई मतलब उनकी डेथ हो गई है एवलेंच करके ऑन बोर्ड पीक। मतलब कि एवलेंच मतलब क्या होता है कि जब वो मतलब चढ़ रही होंगी तो ग्लेशियर या मतलब जो पहाड़ है वो उसमें इधर से बर्फ़ है, उसकी बर्फ़ की हवा और बहुत ज़्यादा उससे उनकी डेथ हो गई। तो नेपाली माउंटेनियर थी निर्मला पुरजा। ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, वो ब्रॉड पीक हो गया। और जो पाकिस्तान के उसमें हो गया है गिलगिट बल्किस्तान में, वो फेमस इसलिए थी क्योंकि उन्होंने 14 पीक्स, उनका रिकॉर्ड है कि उन्होंने ऑल 14 पीक्स किए हैं अबव 8000 मीटर्स, 8000 मीटर से ऊपर। ठीक है, और ये सब पता है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा वो 6 महीने के अंदर ये प्रोजेक्ट पॉसिबल कर दिया था उन्होंने। ठीक है, और अगर ब्रॉड पीक की बात करें जो पाकिस्तान में है, गिलगिट बल्तिस्तान में है, वो काराकोरम रेंज में है, 8501 मीटर 51 मीटर में है, 12th हाईएस्ट माउंटेन है इन द वर्ल्ड। तो भाई ऐसा था, वो करने गई थी तो कुछ नहीं उस वजह से, नहीं तो वो अपना और जो बड़ा प्रोजेक्ट है वो भी कंप्लीट कर लेती। उनका 14 था कि 14 करना है वो ये सब। ठीक है, तो अभी 12th हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड है उतई पे, तो ये कर लेती, लेकिन अब कुछ नहीं है, हो गई डेथ। ठीक है, तो कल लेके आएंगे 5 अगस्त का करंट अफेयर। तो आज के लिए समाप्त करते हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाते रहें, ऐसे सर का PDF लाते रहेंगे, आप पढ़ते रहेंगे, हम थोड़ा सा कुछ नया तरीका बताएंगे जिससे शायद आप याद कर पाएँ। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट।